ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मूलों की शांति, यानी कि जो मूल नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, जिस बालक का मूल नक्षत्रों में जातक का जन्म होता है, उससे क्या क्या लाभ तथा क्या क्या हानियाँ होती हैं। जैसे कि मूलों की शांति करानी पड़ती है आदि आदि। मतलब कहने का कि मूल नक्षत्रों में जिस बालक का जन्म होता है उससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात कि मूल नक्षत्र कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी शांति कब करानी चाहिए, नक्षत्रों की शांति किस हिसाब से, किस तरीके से, किस विधि से करानी चाहिए, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का, इस विधान का, इस विधि का सबको लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मूल नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मूल नक्षत्र किसे कहते हैं। तो मित्रों, 28 नक्षत्र होते हैं। 28 नक्षत्रों में से मैं आपको 28 नक्षत्रों के नाम बता देता हूँ। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह 28 नक्षत्र माने जाते हैं। मित्रों, इन 28 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। वह 6 नक्षत्र हैं अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। यह 6 नक्षत्र मूल माने जाते हैं। मित्रों, यानी कि जिस बालक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है, यह 6 के 6 नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। यदि इन नक्षत्रों में जिस बालक का जन्म होता है तो उसके जीवन में अनेकानेक प्रकार की व्याधियां और उससे संबंधित कौटुंबिक पारिवारिक जनों को भी इससे अशुभ फल प्रदान होता है। मित्रों, इसलिए इसकी शांति अति आवश्यक है, शांति कराना। तो इसकी शांति कब करानी चाहिए, किस विधि से करानी चाहिए, वह मैं आपको बताता हूँ। और क्या क्या, कितने परसेंट, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में भी जन्म होता है बालक का, किसी का द्वितीय चरण में होता है, किसी का तृतीय में होता है, किसी का चतुर्थ में होता है। तो मित्रों, मैं आपको एक एक चरण का अलग अलग उसका फल बताऊंगा। यानी कि यदि हमारे बालक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी यानी मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र ही कहते हैं, अश्विनी नक्षत्र में हमारे बालक का जन्म हुआ है, तो यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो विशेष रूप से पिता को दुख प्राप्त होगा, पिता को दुख संबंधित अनेकानेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि द्वितीय चरण में हुआ है तो विशेष दुख नहीं प्राप्त होगा, सुख भी उत्पन्न होगा जातक के जीवन में। यदि तृतीय चरण में हुआ है तो सामान्य सुख प्राप्त होगा, और चतुर्थ चरण में हुआ है तो विशेष सामान्य भी नहीं, ना विशेष अशुभ प्रदान करेगा। यह चारों चरणों का फल, अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों का फल हो गया। अब मित्रों, आता है अपना अश्विनी के बाद में आश्लेषा नक्षत्र। तो आश्लेषा नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में जातक का जन्म यानी बालक का जन्म हुआ है तो उसे दुख प्राप्त होगा जातक के जीवन में, और विशेष रूप से 7 महीने से अंदर, 7 महीने के पहले ही जातक को अशुभता प्रदान फल वह प्राप्त होने लगता है, दिखाई देने लगता है कि यह किसी न किसी प्रकार से विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं मूल की शांति ना कराने से। यदि द्वितीय चरण में होता है तो जातक को सामान्य सुख प्राप्त होगा, तृतीय चरण में होता है तो ना ज़्यादा सामान्य सुख प्राप्त होगा, ना ज़्यादा अशुभ फल प्राप्त होगा। चतुर्थ चरण में होता है तो विशेष रूप से उसको सुख प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन सामान्य सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, ये हो गई आश्लेषा नक्षत्र की बात। अब हम चलते हैं मघा नक्षत्र। यदि किसी बालक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र में, तो मघा नक्षत्र में होने पे प्रथम चरण में यदि जातक का यानी कि बालक का प्रथम चरण में जन्म हुआ है, तो मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में यदि जन्म हुआ है, यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो विशेष रूप से दुख की प्राप्ति होगी, अनेकानेक प्रकार की व्याधियाँ उस बालक को घेर लेंगी। विवाह में आगे चल के भविष्य में यदि उसकी शांति ना कराई गई तो विवाह में विलंब, और विद्या अध्ययन में, विद्या प्राप्ति में भी अनेकानेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। यदि द्वितीय चरण में जातक का जन्म हुआ है
तो विशेष रूप से धन सुख हानि होगी, यानी धन की प्राप्ति जहाँ से होती है उसमें अनेकानेक प्रकार की व्याधियाँ विघ्न उत्पन्न होने लगेंगे, धन सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि तृतीय चरण में हुआ है तो माता दुख यानी मातृ दुख, माता को कई प्रकार की समस्याएं घेर लेंगी, कई प्रकार के व्याधियां, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी माता को इस मूल नक्षत्र की शांति ना कराने की वजह से। यदि चतुर्थ चरण में मघा नक्षत्र के यदि चतुर्थ चरण में बालक का जन्म हुआ है तो पिता दुख, पिता को अशुभ फल प्राप्त होगा, यानी पिता को स्वास्थ्य हानि होगी, पिता को दुर्घटना आदि से ग्रस्त होना पड़ेगा। यह मित्रों मघा नक्षत्र की बात हो गई। अब हम चलते हैं मघा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी जातक का किसी बालक का जन्म हुआ है और प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो भ्रातृ दुख यानी भाई को अनेकों प्रकार के समस्याओं से उसको जूझना पड़ेगा, अनेकों प्रकार के समस्याओं को उसके सामने अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। धन सुख व्यापार आदि में अनेकों प्रकार की उसकी विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे। व्यापार सुख की प्राप्ति नहीं होगी, धन सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यदि द्वितीय चरण में जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जातक का जन्म होता है तो भी भ्रातृ विशेष रूप से धन हानि होगी, बालक के भाई के धन हानि होगी, यानी व्यापार से जो भी धन आता है उसमें विशेष रूप से विघ्न उत्पन्न कराए गए। यदि तृतीय भाव में जातक का जन्म हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक का जन्म हुआ है तो माता दुख, मातृ सुख हो सकता है, मातृ को परदेश गमन यानी बाहर घर से बाहर रहना पड़े, यह भी हो सकता है। और यदि चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो स्वयं को विशेष रूप से हानि उत्पन्न होगी, स्वयं को विशेष रूप से घात उत्पन्न होगा, जल से, शत्रु से, अग्नि से यह भय उत्पन्न होगा जातक को। यह मित्र हो गई ज्येष्ठा नक्षत्र की बात। अब हम करते हैं मूल नक्षत्र की बात। यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म होगा तो पिता को स्वास्थ्य हानि होगी, पिता को दुख उत्पन्न होंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। यदि मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जातक का जन्म होगा तो मातृ सुख नहीं प्राप्त होगा, उसे जातक को मातृ सुख की प्राप्ति विशेष रूप से नहीं होगी। यदि मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जातक का जन्म होगा तो धन हानि उत्पन्न होगी, विशेष रूप से धन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ेगा। यदि चतुर्थ भाव में चतुर्थ चरण में जन्म होता है तो सामान्य सुख प्राप्त होगा। अब मित्रों हम बात करते हैं छठवें नंबर के रेवती नक्षत्र, यानी कि रेवती नक्षत्र मूल नक्षत्र की शांति न कराने से इसका और किस चरण में जन्म लेने से क्या फल की प्राप्ति होती है। यदि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है तो सामान्य सुख लाभ प्राप्त होगा, विशेष रूप से विद्या में उसकी वृद्धि होगी। यदि द्वितीय चरण में जन्म होता है तो सामान्य सुख प्राप्त होगा। तृतीय चरण में होता है तो विवाह में विलंब नहीं होगा, विवाह में सुख आदि की प्राप्ति होगी और मित्र गणों से भी उसको सहयोग प्राप्त होगा। यदि चतुर्थ चरण में होता है तो मित्रों अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होंगे। यह इन 6 के 6 नक्षत्रों मूल नक्षत्रों के किस चरण में किसका जन्म हुआ है उस हिसाब से इन 6 के 6 का फल आपको मैंने बता दिया है। अब इनकी शांति मित्रों 27 दिनों में इनकी शांति कराना, मतलब कि जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में उसकी शांति कराना अति आवश्यक है, नहीं तो ये सब प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होंगी। यदि इसकी शांति हमने करा लिया तो अनेक प्रकार की जो व्याधियाँ उत्पन्न हो रही हैं उन सब की शांति हो जाएगी। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सगे संबंधी मित्र बंधु आदि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपको इस संबंधित किसी भी जानकारी प्राप्त करनी हो, ज्योतिष संबंधित, मूल आदि और समस्याओं के संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी यदि प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डला हुआ है, आप कॉल करके पर्सनल कॉल करके आप बात कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।